कहानी की शुरुआत समुद्र के बीच सफर कर रहे एक बड़े जहाज से होती है। जहाज पर गोंग अपनी छोटी बेटी एमी के साथ यात्रा कर रहा होता है। एमी काफी उदास रहती है, इसलिए गोंग उसे खुश करने के लिए एक छोटा सा रेडियो गिफ्ट करता है। एमी पहली बार हल्का सा मुस्कुराती है। गोंग को नहीं पता था कि यही छोटा रेडियो कुछ देर बाद उनकी उम्मीद की आखिरी डोर बन जाएगा। इसी दौरान जहाज पर मौजूद लोग समुद्र में तैरती मछलियों को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वे खेल नहीं रही हैं, बल्कि किसी भयानक चीज से जान बचाकर भाग रही हैं। तभी जहाज पर खतरे का अलार्म बज उठता है। कप्तान जहाज संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल समुद्र का पानी फटता है और एक विशालकाय अजगर सीधे जहाज से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि पूरा जहाज टूटने लगता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग समुद्र में गिरने लगते हैं। कोई अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है तो कोई लहरों में गायब हो जाता है। गोंग भी एमी को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन भीड़ और तेज लहरों के बीच उसका हाथ छूट जाता है। कुछ ही मिनटों में खुशियों से भरा सफर एक दर्दनाक हादसे में बदल जाता है। जब गोंग को होश आता है तो वह समुद्र किनारे पड़ा होता है। आसपास घायल लोग और जहाज का मलबा बिखरा होता है, लेकिन एमी कहीं दिखाई नहीं देती। वह पागलों की तरह उसका नाम पुकारता है। तभी उसके हाथ में पकड़े रेडियो से एमी की बहुत हल्की आवाज सुनाई देती है। सिग्नल कमजोर था, लेकिन इतना काफी था कि गोंग समझ जाए उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। कुछ दूर दूसरे बचे हुए लोग मदद के लिए इशारा कर रहे होते हैं। तभी गोंग की नजर एक बच्ची पर पड़ती है जो उसे एमी जैसी लगती है। वह उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन उसका साथी इरनी उसे रोक देता है। सभी लोग सामने देखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। घास के बीच वही विशाल अजगर फिर से दिखाई देता है। अजगर अपनी पूंछ के एक वार से कई लोगों को हवा में उछाल देता है और एक एक करके लोगों को निगलने लगता है। गोंग एमी की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन इरनी उसे कसकर पकड़ लेता है। अगले ही पल गोंग अपनी आंखों के सामने एमी को अजगर के मुंह में जाते हुए देखता है। वह पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन तभी रेडियो से एक बार फिर एमी की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब साफ था, एमी अजगर के पेट में होने के बावजूद अभी जिंदा थी। बाकी लोग गोंग को जंगल में जाने से रोकते हैं। उनका कहना था कि जो भी उस जंगल में गया कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन एक पिता के लिए अपनी बेटी की जान सबसे बड़ी होती है। गोंग बिना डरे जंगल में जाने का फैसला करता है। इरनी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दूसरे बचे हुए लोग भी उनके साथ निकल पड़ते हैं। 6 लोगों का यह छोटा सा समूह मौत से भरे उस रहस्यमयी जंगल में कदम रखता है, बिना यह जाने कि असली डर अब भी शुरू हुआ है। जंगल के अंदर कदम रखते ही सभी को एहसास हो जाता है कि यह कोई आम जंगल नहीं है। यहां की हवा भारी थी, चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी और ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़ और हर झाड़ी उन्हें देख रही हो। कुछ दूर चलते ही उनका एक साथी अचानक गायब हो जाता है। सभी उसे ढूंढने लगते हैं। तभी अंधेरे से एक लंबी चिपचिपी जीभ निकलती है और उसे पल भर में खींच कर ले जाती है। अब सब समझ जाते हैं कि इस टापू पर सिर्फ विशाल अजगर ही नहीं, बल्कि कई और खूंखार जीव भी रहते हैं। उधर विशाल अजगर अपनी मांद में पहुंच चुका होता है। वह जिन लोगों को जहाज से निगल कर लाया था उन्हें बाहर उगल देता है। उनमें कप्तान, सुशी, एमी और कुछ दूसरे लोग भी शामिल थे। सभी धीरे धीरे होश में आते हैं, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। वे देखते हैं कि पूरी गुफा बड़े बड़े सफेद अंडों से भरी हुई है। सुशी सभी को चेतावनी देती है कि कोई भी इन अंडों को हाथ न लगाए, क्योंकि इनमें अजगर के बच्चे पल रहे हैं। लेकिन घबराया हुआ एक बूढ़ा आदमी उसकी बात नहीं मानता। वह पत्थर उठाकर एक अंडा तोड़ देता है। अंडा टूटते ही उसके अंदर से एक छोटा लेकिन बेहद खतरनाक सांप बाहर निकल आता है। सभी लोग डर कर छिप जाते हैं, लेकिन वह छोटा सांप पास पड़ी एक घायल महिला पर हमला कर देता है और कुछ ही पलों में उसे मार देता है। अब सबको समझ आ जाता है कि अगर बाकी अंडे भी फूट गए तो बचना लगभग नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ गोंग और उसकी टीम जंगल में आगे बढ़ रही होती है। रास्ता साफ करते समय इरनी एक पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है और उसमें से काला गाढ़ा रस निकलने लगता है। गलती से एक जलती तीली उस रस पर गिर जाती है और आग भड़क उठती है। इरनी तुरंत आग बुझा देता है, लेकिन असली खतरा आग नहीं, बल्कि उससे निकलने वाली जहरीली गैस थी। गैस का असर होते ही गोंग को भ्रम होने लगता है। उसे एमी दिखाई देती है जो रोते हुए पूछ रही होती है, पापा आपने मुझे बचाया क्यों नहीं?
अगले ही पल वही अजगर उसे फिर निगल लेता है। तभी इरनी पानी डालकर गोंग को होश में लाता है। अब सब समझ जाते हैं कि यह गैस इंसान के दिमाग से खेलती है। मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। अचानक पेड़ों की मोटी शाखाएं उनके साथियों को जकड़ने लगती हैं। ये साधारण पेड़ नहीं थे, बल्कि शिकार करने वाले मांसाहारी पेड़ थे। गोंग और इरनी मिलकर कुछ लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन उनका एक साथी उन्हीं पेड़ों का शिकार बन जाता है। इसी बीच गोंग बार बार रेडियो से एमी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल लगातार टूटता रहता है। तभी उनकी टोली का एक आदमी नदी किनारे पानी लेने जाता है। अचानक घनी धुंध छा जाती है और पानी से डरावनी मछलियां बाहर निकलकर उस पर हमला कर देती हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वे सिर्फ पानी में नहीं, बल्कि हवा में छलांग लगाकर भी हमला कर सकती थीं। पूरी टीम जान बचाकर भागती है। तभी इरनी नोटिस करता है कि ये मछलियां सिर्फ धुंध के अंदर ही ताकतवर हैं। वह सभी को साफ हवा वाली जगह ले जाता है। जैसे ही मछलियां धुंध से बाहर आती हैं, वे जमीन पर गिरकर तड़पने लगती हैं। इस तरह सभी की जान बच जाती है, लेकिन राहत सिर्फ कुछ मिनटों की थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उन्हें जमीन पर विशाल पंजों के निशान दिखाई देते हैं। सभी ऊपर देखते हैं तो एक विशाल मेंढक पेड़ से चिपका हुआ नजर आता है। अगले ही पल उसकी लंबी जीभ एक आदमी को पकड़कर ऊपर खींच लेती है। मेंढक लगातार लोगों पर हमला करने लगता है। टीम का एक सदस्य उसकी जीभ पर चाकू मारता है, लेकिन उसकी जहरीली लार चेहरे पर गिरते ही उसकी त्वचा जलने लगती है। तभी इरनी दौड़ कर आता है और पूरी ताकत से अपना हथियार उसकी आंख में घोंप देता है। मेंढक दर्द से तड़प उठता है और अपनी पकड़ छोड़ देता है, लेकिन तभी जंगल का असली राजा वापस लौट आता है। विशाल अजगर सीधे उस मेंढक पर हमला करता है, उसे बेरहमी से मार देता है और पूरा निगल जाता है। अब उसकी नजर इंसानों पर पड़ती है। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। एक साथी नारियल फेंककर उसका ध्यान भटकाता है और बाकी लोग पास की पतली पानी की धारा में छिप जाते हैं। अजगर उन्हें ढूंढ नहीं पाता और आगे निकल जाता है। सभी की सांसें तो बच जाती हैं, लेकिन अब उन्हें यकीन हो चुका था कि इस टापू पर हर अगला कदम मौत के और करीब ले जाने वाला है। उधर विशाल अजगर जब अपनी मांद में लौटता है तो उसकी नजर टूटे हुए अंडे और मरे हुए बच्चे पर पड़ती है। यह देखकर वह गुस्से से बेकाबू हो जाता है। उसकी दहाड़ पूरी गुफा में गूंज उठती है और वह दोबारा शिकार की तलाश में बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही मांद में फंसे लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बाकी अंडे भी एक एक करके फूटने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में कई छोटे छोटे सांप बाहर निकल आते हैं और लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। एमी भी उनके बीच फंसी होती है। तभी एक छोटा सांप उसके बिल्कुल सामने आकर रुक जाता है। सभी को लगता है कि अब एमी बच नहीं पाएगी, लेकिन डरने की बजाय एमी धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ रख देती है। हैरानी की बात यह होती है कि छोटा सांप उस पर हमला नहीं करता। एमी को याद आता है कि कई जानवर जन्म के बाद सबसे पहले जिसे देखते हैं उसे ही अपनी मां मान लेते हैं। शायद इसी वजह से वह छोटा सांप एमी को अपनी मां समझ बैठता है। जब दूसरे छोटे सांप हमला करने आते हैं तो वही बच्चा उनके सामने खड़ा होकर एमी की रक्षा करने लगता है। मौत से भरी उस गुफा में यही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बन जाती है। दूसरी तरफ गोंग और उसकी टीम जंगल में एक पुराने मकान तक पहुंचते हैं। अंदर टूटी हुई मशीनें, केमिकल की बोतलें, जानवरों की तस्वीरें और रिसर्च फाइलें पड़ी होती हैं। इन्हें देखकर सच्चाई सामने आती है कि यह टापू प्राकृतिक नहीं था। कई साल पहले यहां एक सीक्रेट लैब बनाई गई थी, जहां जानवरों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उन्हीं प्रयोगों की वजह से यहां के सांप, मछलियां, मेंढक, पेड़ और बाकी जीव विशाल और खूंखार बन गए थे। यानी यह पूरा नरक इंसानों की अपनी गलती का नतीजा था। इसी दौरान गोंग को एक पुराना रेडियो मिलता है और आखिरकार उसकी एमी से फिर बात हो जाती है। एमी बताती है कि वे एक बड़ी गुफा में फंसे हैं और पास में लगातार झरने का पानी गिरने की आवाज आ रही है। यही सुराग गोंग को सही रास्ता दे देता है। तभी वही बूढ़ा आदमी वहां पहुंचता है जो पहले मांद से भाग निकला था। वह झूठ बोलता है कि बाकी सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन तभी रेडियो पर एमी की आवाज सुनाई दे जाती है और उसका झूठ पकड़ा जाता है। वह डर कर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह आसमान में हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। गोंग और उसके साथी पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन घना जंगल और धुंध उन्हें छिपा देती है। हेलीकॉप्टर बिना उन्हें देखे वापस चला जाता है। उधर वही बूढ़ा आदमी अकेले हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले
विशाल अजगर आकर उसे एक ही झटके में निगल जाता है। उसकी स्वार्थी सोच आखिरकार उसी की मौत का कारण बनती है। गोंग झरने की आवाज का पीछा करते हुए आखिरकार उस गुफा तक पहुंच जाता है जहां एमी और बाकी लोग फंसे हुए थे। वह ऊपर से एक मजबूत बेल नीचे फेंकता है और एक एक करके सबको बाहर निकालना शुरू कर देता है। तभी विशाल अजगर वापस लौट आता है। इरनी बिना डरे उसकी एक आंख पर कुल्हाड़ी से वार करता है और दूसरा साथी उसकी दूसरी आंख भी घायल कर देता है। अंधा होकर अजगर बेकाबू हो जाता है और पूरी गुफा में ताबड़तोड़ हमला करने लगता है। इसी अफरा तफरी में कप्तान बाकी लोगों को बचाते हुए छोटे सांपों का शिकार बन जाता है। वह अपनी जान देकर सबको बाहर निकलने का मौका देता है। आखिरकार गोंग एमी को ऊपर खींच लेता है, लेकिन इससे पहले कि दोनों गले मिल पाते अजगर एक बार फिर हमला करता है और एमी को दोबारा निगल जाता है। इस बार गोंग पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। वह लगातार अजगर पर हमला करता है, लेकिन इतना विशाल दानव आसानी से हारने वाला नहीं था। तभी इरनी को उस काले ज्वलनशील रस की याद आती है जो पेड़ों से निकल रहा था। वह जलती हुई मशाल लेकर अजगर को उसी जगह तक ले जाता है। जैसे ही अजगर उस रस के ऊपर पहुंचता है, ग्रामान पड़ता है। इरनी मशाल फेंक देता है। अगले ही पल पूरा इलाका आग की लपटों से घिर जाता है। अजगर दर्द से तड़पने लगता है और आखिरकार जलकर जमीन पर गिर पड़ता है। गोंग और बाकी लोग तुरंत उसके पास पहुंचते हैं। वे उसका मुंह खोलकर एमी को बाहर निकालते हैं। कुछ पल तक एमी बिल्कुल शांत रहती है और गोंग को लगता है कि उसने अपनी बेटी हमेशा के लिए खो दी। लेकिन तभी एमी की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं और वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देती है। गोंग खुशी से उसे गले लगा लेता है। शुरुआत में दिया गया वही छोटा रेडियो आखिर तक पिता और बेटी के बीच उम्मीद की सबसे मजबूत डोर बना रहता है। यहीं फिल्म खत्म होती है और एक खूबसूरत संदेश देती है कि दुनिया का सबसे बड़ा डर भी उस इंसान को नहीं रोक सकता जिसके पास अपने अपनों को बचाने की उम्मीद अभी जिंदा हो।